हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो मैंने पहले जिला दर्शन के अंदर एक क्लास करवाई थी, जिसके अंदर मैंने फलोदी जिला करवाया था। तो कुछ दिन का गैप आ गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगी कि ये क्लासेस कंटिन्यू रहे। तो बहुत से लोग मुझसे बड़े बड़े टीचर्स भी जिला दर्शन करवा रहे होंगे। तो मेरा छोटा सा प्रयास ये है कि जिसके तहत आपको इसी में भूगोल, इतिहास और संस्कृति सभी छोटे से टाइम में कवर हो जाए और लास्ट में रिवीजन के लिए आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी हो। तो उसी में मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं डीग ज़िला। तो सबसे पहले डीग ज़िले के उपनामों के बारे में बात करें, या ये महत्वपूर्ण जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो डीग को फुआरों की नगरी एवं जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आपको ये पिक देखकर भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ जल महल है और इसी के अलावा फुव्वारे भी है। तो इसके अलावा हम आगे इसमें परिचय से संबंधित बात करें तो बात आती है कि डीग ज़िले की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई थी। इस दिन घोषणा की गई थी, जबकि स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई थी और यह भरतपुर ज़िले से अलग होकर बनाया गया था और यह संभाग भरतपुर के अंदर ही आता है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो इसके नामकरण के बारे में देखा जाए तो दीर्घपुर या दीर्घापुर को डीग को दीर्घपुर या दीर्घापुर के प्राचीन नाम से जाना जाता था और हमें यह जानकारी स्कंद पुराण के अनुसार मिली है। इसके अलावा उपनामों के बारे में हमने ऊपर भी बात की थी। इसको जल महलों की नगरी, फुव्वारों की नगरी, इसके साथ 84 कोसी ब्रज क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ी बात है कि डीग को ब्रज क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में हम इसका मैप में इसको देखें तो इसके दो ही पड़ोसी ज़िले हैं और दो ही पड़ोसी राज्य माने जाते हैं। पड़ोसी राज्य के अंदर देखें तो डीग की सीमा ऊपर हरियाणा से और नीचे उत्तर प्रदेश से लगती है। तो दो राज्यों से ये सीमा बनाता है। इसी के साथ हम दो जिलों की बात करें तो यह अलवर और भरतपुर से सीमा बनाता है। भरतपुर से तो डीग अलग ही हुआ है, इसके अलावा यह अलवर से भी सीमा बनाता है। उसके बाद में हम आगे भौगोलिक परिदृश्य के ऊपर में देखें तो इसकी स्थिति मैप में पूर्वी राजस्थान के अंदर आती है और यह पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा माना जाता है। तो इसके अलावा पूर्वी मैदानी भाग और पूर्वी राजस्थान में स्थिति होने के आधार पर यहाँ पर जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है और कोपेन के वर्गीकरण के CWG प्रकार के अंदर ये शामिल है और यहाँ 90 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वनस्पति पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान के अंदर आपको ज्ञात ही है कि जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं वर्षा के भी जलोढ़ व कछारी मृदा के बारे में भी बताया गया। उसके बाद में आगे हम भौगोलिक परिदृश्य के अपवाह तंत्र के अंदर बात करें तो डीग के अंदर एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, जिसको लसवारी नदी या व्राह नदी ये भी कहा जाता है, ये तीनों नाम ही इसके हैं। तो इस नदी के उद्गम संबंधी हम बात करें तो यह उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी तहसील अलवर से इसका उद्गम होता है और यह आगे बहती बहती लास्ट में इस पे ही मोती झील के अंदर है। तो सबसे पहले इसका प्रवाह हम देखें तो यह अलवर, डीग, भरतपुर 3 जिलों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा आगे यह मोती झील है वह भरतपुर के अंदर है और मोती झील की सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और मोती झील क्यों प्रसिद्ध है तो यह नील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद में इसमें हम बात करें तो रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता भी है। नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर रूपारेल नदी के किनारे है और यह सभ्यता लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा ही सीकरी बांध बना हुआ, यह बांध डीग के अंदर माना जाता है। तो रूपारेल नदी के बारे में हम क्विक रीजन में देखें तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है। 3 जिलों के अंदर इसका प्रवाह है। इसी के ऊपर नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। सीकरी बांध डीग के अंदर है और मोती झील भरतपुर के अंदर है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो रूपारेल नदी की सहायक नदी है कुकुन नदी और जिस पर बंद बारेठा बांध बना हुआ है, कहाँ पर, भरतपुर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि रूपारेल नदी की सहायक नदी कौन सी है, कुकुन नदी है और जिस पर बंद बारेठा बांध बना हुआ है। उसके बाद में हम भूगोलिक
भूगोल के अंदर देखें तो कृषि व पशुपालन के अंदर यहाँ क्या फेमस है, तो यहाँ अनुसंधान केंद्र कुम्हेर के अंदर 2 अनुसंधान केंद्र है, जिसके अंदर पहला तो गोवंश का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कुम्हेर डीग के अंदर है, और दूसरा ये है मुर्रा, तो इसको आप मुर्रा पढ़े, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र भी कुम्हेर डीग के अंदर है। ये 2 चीज़ें हैं कि गोवंश का प्रजनन केंद्र कुम्हेर डीग के अंदर है और मुर्रा भैंस नस्ल का प्रजनन केंद्र भी कुम्हेर डीग के अंदर। इसके बाद में इसके अंदर देखा जाए तो आगे यहाँ पर भेड़ की भी एक नस्ल पाई जाती है, जिसको कहते हैं बागड़ी नस्ल, जो मेवात क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो गोवंश का अनुसंधान केंद्र कुम्हेर डी के अंदर है, मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र कुम्हेर डी के अंदर है, और बागड़ी नस्ल की यहाँ भेड़ भी पाई जाती है। इसके अलावा अब हम आगे इसके इतिहास संबंधी बात करें तो आगे देखा जाता है कि 1722 के अंदर इस चीज़ के अंदर एक निर्णायक मोड़ आया डीग में, कि जयपुर के जो नरेश ठाकुर जय सिंह जी थे ना, उन्होंने बदन सिंह को डीग का राजा बना दिया था। कब? 1722 के अंदर बदन सिंह को डीग का राजा बनाया गया, और इनको ब्रज राजा की उपाधि भी सवाई जय सिंह के द्वारा दी गई थी, और बदन सिंह के द्वारा कुम्हेर डीग और भरतपुर किलों का निर्माण शुरू करवाया गया था। तो 1722 के अंदर राजा कौन था डीग का? बदन सिंह। ये बात इम्पोर्टेंट है कि 1722 के अंदर बदन सिंह के पास डीग का वर्चस्व था। उसके बाद में इसमें बात करें तो एक आता है कुम्हेर, भी यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है कि 1724 के अंदर कुम्हेर की स्थापना, जिसको प्राचीन क्षेत्र नाम कुम्बेर नगर भी कहा जाता है, की स्थापना जाट सरदार कुंभ के द्वारा की गई थी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यही आती है कि कुम्हेर भरतपुर शासकों की राजधानी भी रहा है, भरतपुर शासकों की यह राजधानी भी रहा है। उसके बाद में हम आगे इसके अंदर बात करें तो बदन सिंह के बाद में महान राजाओं के अंदर किसी का नाम आता है, तो उनका नाम है महाराजा सूरजमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। महाराजा सूरजमल को जाटों का पुलेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा 1730 के अंदर डीग किले का निर्माण करवाया गया। आ जाए कि डी किले का निर्माण किसके करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने 1730 के अंदर करवाया था। और इसके अलावा इन्होंने अपने राज्य क्षेत्र को इटावा, नारनौल और वल्लभनगर, तोहनगढ़, यहाँ तक इन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार कर लिया था। तो ये आ जाए कि इटावा, नारनौल, वल्लभगढ़ तक डी का विस्तार अपने क्षेत्र का किसके द्वारा किया गया था? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। और इनके विषय में एक बात भी फेमस है कि सूरजमल जी दोनों हाथों से तलवार और तीर चलाने के अंदर निपुण माने जाते थे। तो महाराजा सूरजमल के बारे में कहें तो इनको जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है। 1730 के अंदर डी किले पर इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। इटावा, नारनौल, वल्लभनगर, वल्लभगढ़ तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। उसके बाद में आगे हम बात करें तो ये आ जाती है, महत्वपूर्ण बात आती है डी के जो जल महल है उनके बारे में। ये बात है कि डी के जल महल क्यों प्रसिद्ध है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें, डी के जल महलों का निर्माण 1755 के अंदर बदन सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था, और इसको पूर्ण महाराजा सूरजमल के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। उसके बाद में आ जाता है कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ है डी के जल महलों के अंदर, वो है गोपाल भवन। जो इनके भव्य जो महल है वो गोपाल भवन है, जो अपनी मुगल शैली के अंदर डी के जल महल है जो प्रसिद्ध है। इसी के अलावा यहाँ जहांगीर महल भी है, सूरज भवन भी है, नंद भवन भी है, किशन भवन, केशव भवन और सावन बादो महल भी डी के अंदर ही है। और डी के किले के अंदर एक चीज़ ये है सबसे बड़ी फेमस है कि जो आगरा के किले से जो लूटी गई तोपें थी वो आज भी डी के किले के अंदर रखी गई है। इसके अलावा एक महान जेम्स फर्ग्यूसन का डी के जल महलों के बारे में है कि यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो उत्कृष्ट कला की है। ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखी लाइन, लेकिन जेम्स फर्ग्यूसन ने जो डी के जल महल थे उनके को स्थापत्य क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट नमूनों का या उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। उसके बाद में युद्ध और संघर्ष के बारे के अंदर बात करें तो डी के अंदर डी का युद्ध 13 नवंबर 1804 के अंदर हुआ था। ये मेजर जनरल फ्रेजर और यशवंतराव होलकर के मध्य हुआ था। इसके अंदर होलकर की और मराठाओं की विजय मानी जाती है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो 19 जो फेमस है डी के अंदर वो है डी गोलीकांड, जो 1985 के अंदर हुआ था। इसका क्वेश्चन आ जाता है।
इसके अंदर है क्या हुआ कि भरतपुर के जो महाराजा थे ना मान सिंह जी, वो पुलिस की गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई थी और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा कि जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी थे शिवचरण माथुर जी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि शिवचरण जी माथुर ने किस कांड के अंदर अपना इस्तीफा दिया था? तो डी गोलीकांड के अंदर, या डी गोलीकांड कब हुआ? तो 1985 के अंदर हुआ था। और शिवचरण माथुर ने किस गोलीकांड के अंदर इस्तीफा दिया? डी गोलीकांड के अंदर। उसके बाद में आगे हम बात करें तो कामा, कामा जो पहले भरतपुर के अंदर था, अब कामा डी के अंदर है। ये बहुत ही डी के जल महलों के बाद में प्रसिद्ध किसी क्षेत्र को माना जाता है तो वो है कामा। कामा को प्राचीन कामायवन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है कि जिस तरह ब्रजमंडल के 12 पवित्र क्षेत्रों में से एक का नाम आता है कामा। कामा के अंदर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो गोकुल चंद मंदिर भी कामा के अंदर है, जो वल्लभ संप्रदाय के अंदर है। उसके बाद में 84 खंभा मंदिर भी कामा डी के अंदर ही है। उसके बाद में बात करें तो कामा के अंदर 3 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं, जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला है भोजन थाली मेला। पहले तो यही प्रश्न आता था कि भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? तो कामा के अंदर। लेकिन अब ये क्वेश्चन भी आता है कि कब लगता है? तो ये भाद्रपद पूर्णिमा को लगाया जाता है। उसके बाद में गंगा दशहरा मेला भी कामा के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। और ब्रज महोत्सव भी डी के अंदर मनाया जाता है, फरवरी माह के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद में इसकी लोक कला व नृत्य क्षेत्र के बारे में हम देखें तो डी के अंदर है नौटंकी कला, बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, जो हाथरस शैली की है। तो डी के अंदर हम देखें तो सॉरी, नौटंकी कला के जनक भूरेलाल जी को कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसको गिरिराज नाथूलाल के द्वारा दिलवाई गई थी। और नौटंकी के अंदर जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर सारंगी, ढोलक, शहनाई और ढपली बजाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है बम नृत्य। बम नृत्य के अंदर हम देखें तो ये मेवाड़ क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है और इसके अंदर ये होली अवसर पर किया जाता है। मेन बात इसी के अंदर एक ही है कि यह सिर्फ केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट माना जाता है कि बम नृत्य किन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आ जाएगा वाद्य यंत्र। इसके अंदर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और गीत इसके अंदर रसिया गाया जाता है। और इसके अलावा हुरंगा है जो, वह भी डी का ही होली उत्सव है, वह प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा एकीकरण के अंदर डी का किस प्रकार से नाम आता है, क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले कि जिस तरह पहले मत्स्य संघ के अंदर सिर्फ 4 ही जिले थे, तो अब मत्स्य संघ के अंदर 6 जिले आते हैं, जिसमें पहले तो ABCD, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर था। तो इसके साथ ही अब एक डीग जिले को शामिल कर दिया गया और कैरथल तिजारा भी आता है। तो इसीलिए डीग का नाम मत्स्य संघ के अंदर अब माना जाता है। तो अगर हम मत्स्य संघ के बारे में पूरी बात करें तो इसका जो गठन है 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? लोहागढ़, भरतपुर के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गौड़गिल। NV गौड़गिल का नाम उद्घाटनकर्ता के अंदर माना जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो इसके अंदर राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और राजस्थान के अंदर इसका विलय, मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को 5वें चरण के अंदर किया गया था। और यह सिफारिश किसने दी थी? डॉक्टर शंकर राव देव समिति की थी, तो उनके द्वारा ये सिफारिश की गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं खैरथल तिजारा, उसके बाद में भरतपुर, फिर डीग, फिर करौली और फिर धौलपुर और एक ये अलवर। तो ये 6 जिले आ जाते हैं। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें तो और यह किस चीज़ के लिए डीग फेमस है? तो राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत थी, जो वर्तमान के अंदर अब तहसील बन चुकी है। और यहाँ ये अलग चीज़ आगे की डीग क्षेत्र की रामलीला भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर डीग के अंदर 1932 के अंदर मेव आंदोलन भी हुआ था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद में यहाँ हम देखते हैं तो अनुसंधान केंद्र भी भैंस और गोवंश का कुम्हेर डीग के अंदर माना जाता है। और महत्वपूर्ण सारांश में बात करें तो ये 7 अगस्त, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो 7 अगस्त 2023 को भरतपुर से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी। डीग को जल महलों की नगरी, फुवारों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का पहले शासक बदन सिंह था, जिसको ब्रजराज की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद में महाराजा सूरजमल को जाटों का पलेटो भी कहा जाता है। नदी लसवारी और रूपारेल नदी है इसको, और इस मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और सीकरी बांध रूपारेल नदी पर सीकरी बांध भी बना हुआ है। यहाँ की कला, नौटंकी कला भी फेमस है। तो आपको डीग ज़िला कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। ये छोटा सा प्रयास है, धीरे धीरे
आपको पढ़ाने का स्तर, ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे-धीरे मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।